नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। बिहार में चुनाव है, इसीलिए अब आपको सारा जो एक्शन है, पॉलिटिकल एक्शन, वो सब आपको अब बिहार में ही या बिहार के इर्द-गिर्द ही नज़र आएगा। अगर खबरों में कोई राज्य छाया रहेगा, तो वो है बिहार। वहीं पर तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा, तमाम चीज़ें अब वहीं पर ही की जाएँगी क्योंकि नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। उनको हार सामने दिख रही है, इसीलिए चुनाव आयोग से लेकर हर चीज़ का सहारा लिया जा रहा है ताकि बिहार में उनकी नैया पार हो जाए और ना सिर्फ बिहार बल्कि केंद्र में भी फिर उनकी सत्ता बची रहे। लेकिन लग ही रहा है कि ये रास्ता उनके लिए रोड़ों भरा या कांटों भरा ज़रूर होने जा रहा है। लगातार चुनाव आयोग के एसआईआर जो उन्होंने का फरमान जो जारी किया है, उसकी लगातार पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। लगातार जिस तरह की वीडियोज़ सामने आ रही हैं, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जल्दबाज़ी में, आनन-फानन में ये बीजेपी के साथ साठगांठ करके जो चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है, वो कैसे इस सब में खुद ही फँसते हुए नज़र आ रही है। हालाँकि वो हर तथ्य पर, हर वीडियो पर वो एक फैक्ट चेक करते हुए नज़र आ रहा है चुनाव आयोग और हर चीज़ को वो गलत बताता हुआ नज़र आ रहा है और ये बताने की कोशिश है कि कैसे ये पूरा का पूरा एसआईआर की जो प्रक्रिया है, वो बेहद पारदर्शी है, इंडिपेंडेंट तरीके से, बहुत ही पारदर्शी तरीके से ये किया जा रहा है। इसमें किसी तरह का कोई लूप होल नहीं है, इसमें किसी तरह की कोई खराबी नहीं है और लगातार हर दिन नए रिकॉर्ड्स जो है ये कायम करता हुआ नजर आ रहा है। फिर से बताया जा रहा है कि 9 दिन सिर्फ रह गए हैं और कैसे सिर्फ कुछ फीसदी ही अब जो वोटर्स हैं वो बचे हैं अपने फॉर्म को इनरोल करने के लिए। तो एक तरफ ये दावे हैं, दूसरी तरफ जो पत्रकार हैं, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसके साथ-साथ जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, वो जिस तरह से ज़मीनी हकीकत बता रहे हैं, वो इससे बिल्कुल अलग है। इस सब के बीच नरेंद्र मोदी कल बिहार जाने वाले हैं। 18 तारीख को उनका बिहार का दौरा है और वहां मोतिहारी जाएंगे। बताया जा रहा है कि 7,200 करोड़ की वो परियोजनाओं का उद्घाटन वो करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अक्टूबर-नवंबर में चुनाव है, तो उन्हें ये सब कुछ अभी करना ही है। बिहार उन्हें सबसे ज्यादा याद आ रहा होगा और अब सब कुछ उनका खान पान, पहनना, ओढ़ना, हर एक्टिविटी जो है अब आपको बिहार के इर्द गिर्द ही नजर आएगी। और इस सब में आप ये देखें कि मोदी जी कैसे बुरी तरीके से फंसते हुए क्यों नजर आ रहे हैं। एक तो ये कि एक एसआईआर की प्रक्रिया वहां जो चल रही है उससे जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश है। वो साफ तौर पर जमीन पर दिख रहा है कि एक वोट डालने के लिए उन्हें किस तरह की मशक्कत करनी पड़ रही है। जहां एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि बीएलओज जो है वो डोर टू डोर जाकर ये फॉर्म्स दे रहे हैं और फॉर्म्स ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि कैसे लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग इसको सीधे तौर पर बीजेपी से जोड़कर देख रहे हैं, मोदी से जोड़कर देख रहे हैं और अपना गुस्सा उस पर उतार रहे हैं। दूसरी तरफ जो जंगल राज की तस्वीर बिहार से लगातार देखने के लिए मिल रही है, हर रोज नए कीर्तिमान गढ़ता हुआ बिहार नजर आ रहा है। एक वो दौर था जब लालू प्रसाद यादव का दौर था, उसमें आप ये देखिए मीडिया से लेकर तमाम पार्टियों ने, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उसे किस तरह से उछाला था, उसे जंगल राज का नाम दे दिया और अभी भी उसे याद किया जाता है। लेकिन लगातार हर रोज जिस तरह से मर्डर की खबरें, हत्याओं की खबरें, दिन दहाड़े हत्याओं की खबरें, हॉस्पिटल में हत्याओं की खबरें जो सामने निकल कर आ रही हैं, उससे जो सरकार है वहां पर एनडीए की, वो अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। ललन सिंह इसे आपसी विवाद कह रहे हैं कि भाई ये मेरे बराबर में बैठे हैं, अगर ये मैं इनका मर्डर कर दे तो ये हत्या नहीं बल्कि आपसी विवाद होगा। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो एडीजी हैं वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो कैसे इन हत्याओं के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सुन लीजिए आप जरा, शायद आपको यकीन ना आए। हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स, कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है, परंतु
आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या कुछ इस वर्ष चुनाव भी है, तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सुपारी जो लेते हैं मारते हैं, वैसे लोगों का डाटा बैंक बनाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे। जेल से छूटने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, डोजेज उनकी रहेगी। और हम तो आपने सुन लिया यहाँ पर एडीजी को किस तरह से वो किसानों को एक तरह से इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। अब इसको लेकर बहुत विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि 21 तारीख आने वाली जो है, जिसमें मॉनसून सेशन की शुरुआत होने जा रही है, उसमें कैसे नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। विपक्ष के पास मुद्दों का अंबार है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर SIR, ये तो दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पूरी तरीके से सरकार घिरी हुई है, क्योंकि विपक्ष का ये साफ तौर पर कहना है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी अब दो अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि ये एक जैसी हैं। अब वो एक इंडिपेंडेंट संस्था नहीं रह गई है, बल्कि वो बीजेपी के अंडर काम करने वाली एक संस्था बन गई है, जो जैसे बीजेपी कहती है, जैसे सरकार कहती है, वो वैसे ही काम करती हुई नजर आती है। उसकी पूरी निष्पक्षता, उसके ऊपर जो ट्रस्ट है, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। वो एक तरह से एक पार्टी की गुलाम बन गई है और उनकी ही गुलामी करती हुई नजर आती है। तो आप सोचिए कि आने वाला जो 21 तारीख का मॉनसून सेशन है, उसमें ऑपरेशन सिंदूर और SIR दो ऐसे मसले हैं जिस पर नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से घिरते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये उम्मीद बेहद कम है कि वो पार्लियामेंट में आकर सीधे तौर पर किसी बात का जवाब देते हुए नजर आए। आपको वो पहले दिन प्रवचन करते हुए जरूर नजर आएंगे, जब वो आकर विपक्ष को या फिर किसी और को नसीहतें देते हुए नजर आएंगे और बहुत बड़ी बड़ी वो बातें करेंगे। लेकिन जब असल मुद्दों की बात आएगी कि वो आकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएं कि आखिर क्यों अलग थलग पूरा देश पड़ गया, क्यों नहीं हमारे देश के साथ कोई आकर खड़ा हुआ, कैसे विदेश नीति पूरी तरीके से फेल हो गई, वो आतंकवादी आखिर कहां चले गए, कैसे ये पूरी तरीके से एक फेलियर है, क्योंकि सरकार जो दावे कर रही है वो बिल्कुल अलग है और जिस तरह से सेना की तरफ से जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल अलग है और सीधे तौर पर इसमें विरोधाभास है और इस पर पूरी तरीके से सरकार घिरी हुई है। और दूसरा है SIR का मामला कि आखिर ऐसे वक्त में जब बिल्कुल सर पर चुनाव है तो इसको क्यों किया जा रहा है। और तीसरा कि जब अपनों ने ही मोर्चा खोल दिया है, यानी कि TDP ने ही मोर्चा खोल दिया है, चंद्रबाबू नायडू ने ही मोर्चा खोल दिया है और सरकार के सामने एक तरह से वो आकर खड़े हो गए, चुनाव आयोग के सामने खड़े हो गए हैं SIR को लेकर, तो ऐसे में आगे क्या कुछ और किस तरह से जवाब नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आएंगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आज इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की नेता है रागिनी नायक, उन्होंने SIR को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए आप जरा। कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर किस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है। जो सेंटर चलाए जा रहे हैं उसमें कोई मतदाता नहीं है, केवल BLO बैठे हैं, फॉर्म अपने आप भरे जा रहे हैं। एक वोटर लिस्ट सामने रख ली है, उसमें से नाम देख देखकर मनगढ़ंत हस्ताक्षर, दस्तखत, सिग्नेचर किए जा रहे हैं। कोई लेना देना नहीं है, कौन वोटर है कि नहीं है, जांच पड़ताल कैसे होगी। घुसपैठिए का आरोप लगाया गया, अभी तक तो एक भी घुसपैठिया मिला नहीं, लेकिन ये इस पूरी प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जरूर आ गया। तो इस पूरी प्रक्रिया पर सवालिया निशान जरूर आ गया है, क्योंकि वो वीडियो सामने आई है जहां पर BLO दस्तखत करते हुए नजर आ रहे हैं और कैसे मतदाता के मताधिकार के साथ खिलवाड़ जो है वो किया जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग इन तमाम खबरों को भ्रामक बता रहा है, इनका फैक्ट चेक करता हुआ वो नजर आ रहा है। तमाम वीडियोस को, जो वीडियोस में तथ्य मौजूद है उनको भी जो BLO जो साइन करती हुई नजर आ रही थी, उनका वीडियो जो है वो जारी किया गया है और वो पूरी तरीके से अलग तरह की बात करती हुई नजर आ रही है। आपको मैं दर्शकों से यहाँ पर कहना चाहूंगी, आपको ये लग रहा होगा कि लगातार सिर्फ इसी चीज पर हम बात करते हुए नजर आ रहे हैं, SIR की ही बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं। आपको ये खबरें बोरिंग लग सकती हैं, आपको ये लग सकता है कि बहुत रिपीटिशन हो रहा है, हर रोज हम यही बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए, ये आपके, हमारे लिए, पूरे देश के लिए, देश के हर नागरिक के लिए, देश के हर मतदाता के लिए
इससे जरूरी मुद्दा कोई और फिलहाल नहीं हो सकता है। ये हमारे अधिकार का, जो हमें संविधान ने अधिकार दिया है, जो फंडामेंटल हमारा राइट है, जो कि सबसे जरूरी हमारा राइट है, जिससे सरकारें गिरती और बनती हैं, जिससे लोकतंत्र में जो लोग हैं, नागरिक जो है, जो लोग है, वो राजा बनता है, वो डिसाइड करता है कि इस सामने जो कुर्सी है उस पर कौन बैठेगा, कौन देश को चलाएगा। वो अधिकार ही आपसे छीना जा रहा है, आपको रहमो करम पर छोड़ा जा रहा है, आपके अंदर डर पैदा किया जा रहा है और डर की राजनीति लगातार आपके अंदर इनकलकेट की जा रही है। देखिए, जब ये घटनाएं मुस्लिम एरियाज में या मुस्लिम बाहुल्य एरियाज में हो रही थी, या मुसलमानों को वोट करने नहीं दिया जा रहा था, तो शायद बहुत सारे लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा होगा। लेकिन अब आप ये देखिए कि वही कि कल उनका नंबर था और आप खामोश थे, आज आपका नंबर है, हो सकता है कोई और खामोश बैठा हो, लेकिन नंबर सबका आना है। इसीलिए आवाज उठाना बेहद जरूरी है, चेताना बहुत जरूरी है, सतर्क रहना बेहद जरूरी है, और आप तक ये खबरें पहुंचाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज बिहार का नंबर है, कल आसाम का होगा, पश्चिम बंगाल का होगा, उत्तर प्रदेश का होगा, और जहां आप रह रहे हैं फिलहाल, जहां से आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कल हो सकता है आपका भी नंबर हो। इसीलिए हर खबर, ये खासतौर पे ये खबर आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसी पर हम बात करने जा रहे हैं कि मोदी जी के जो बिहार दौरा है, कल जो पहुंच रहे हैं, कितनी मुश्किल भरा है, और आने वाला मॉनसून सेशन जो है उनके लिए किस तरह के कांटों भरा है, और तीसरा एसआईआर को लेकर क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये वाकई में आने वाली 28 तारीख जो है, जब सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में दोबारा, क्या इस पर अंतरिम रोक लग जाएगी, और चुनाव आयोग अपने एफिडेविट में क्या कुछ कहता है कि क्या इन तीन जो दो प्रूफ्स की बात कही गई थी, क्या उनको शामिल करता है या फिर नहीं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमान को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। फिलहाल मेरे साथ हेमंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार से ही आते हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। दो और खास मेहमान जल्द ही मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट। हेमंत जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, सबसे पहले बात नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर। हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, माफ कीजिएगा, जब पहलगाम हुआ था उसके बाद मोदी जी अपनी सऊदी अरब की यात्रा तो छोड़कर आए, लेकिन सबसे पहले वो कहां गए? बिहार में गए, क्योंकि बिहार में चुनाव है। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर हुई, उसके बाद भी वो कहां गए? तब भी वो बिहार गए। और अब आप ये देखिए कि जब 21 तारीख को मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जंगल राज पूरा बिहार में हमें देखने के लिए मिल रहा है, हत्याओं पर हत्याएं हो रही हैं और मटन पार्टी की जा रही है। और जब नवरात्रि से एक दिन पहले जब तेजस्वी यादव ने मछली खाई थी, तो उस मुगल राज की याद दिला रहे थे मोदी जी। अब खुलेआम मटन पार्टी हो रही है सावन के महीने में, तो किसकी याद दिलाएंगे वो कल जब बिहार में आ रहे हैं? धन्यवाद। मोदी जी का बिहार दौरा जो है वो साफ साफ दिखा रहा है कि बिहार जीतने की कितनी बेचैनी है, और उस बेचैनी का ही ये नतीजा है कि मोदी जी लगातार, ये शायद ये मुझे लगता है कि 2025 में ये 5वां या 6ठा दौरा कल इनका होने वाला है। तो इससे आप ये समझ सकती हैं कि मोदी जी की बेचैनी बिहार जीतने को लेकर क्या है, वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। एक तो जो यहाँ बिहार में उनके पोस्टर बॉय जो हुआ करते थे नीतीश जी, वो नीतीश जी अब उनके किसी काम के लग नहीं रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी लंबे समय से कुछ बोल नहीं रहे हैं, न तो अपने पार्टी जनों से कुछ बोल रहे हैं, न मीडिया से कोई इंटरेक्शन कर रहे हैं। उनकी बातें सिर्फ प्रेस नोट के जरिए सामने आती है। तो मोदी जी को लगता है कि इस चुनाव को 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, उसको अपने 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 इंजन से उसको खींच करके ले जाना है और उसको जीत लेना है। और इस दौरान जो कुछ जो हो रहा है, मोदी जी का तो आगमन हो रहा है, लेकिन जो एसआईआर हो रहा है उसने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। क्योंकि अब देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिस पर देश के लोगों को गर्व हुआ करता था, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब लग रहा है कि सरकार, प्रशासन और ईसीआई, इन लोगों ने मिलकर के
फर्जीवाड़ा करने का पूरा अभियान चला रखा है। अब जो कल पटना में जो पटना के फुलवाड़ी शरीफ पटना का बिल्कुल समझिए कि भीतर का हिस्सा है, वो बाहर का हिस्सा नहीं है। वहाँ के ब्लॉक में, उसके ब्लॉक के हॉल में 50-60 बीएलओ बैठे हुए हैं और वो अपने सामने वोटर लिस्ट रखा हुआ है और जो गणना प्रपत्र है, जिसको इनोमिनेशन फॉर्म कहते हैं, उसको वोटर लिस्ट देख करके और नाम भर रहे हैं और उस पर दस्तखत भी खुद कर रहे हैं। तो ये कौन सा स्पेशल सर्वे हो रहा है? कौन सा जो जिसका एसआईआर नाम दिया गया हुआ है, वो किस तरह का सर्वे करवाया जा रहा है? इसका मकसद क्या है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि और हेमंत जी, इसको जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिस बात का, हेमंत जी, इसको फैक्ट चेक किया है चुनाव आयोग ने। अगर आप उनके ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो उन्होंने फैक्ट चेक इसको किया हुआ है। फैक्ट चेक करके वो ये बता रहे हैं कि ये खबर जो है वो पूरी तरीके से भ्रामक है। दरअसल वो रिसीविंग थी और जो बीएलओ है वो अपना साइन वहां पर कर रहा था या कर रही थी। रिसीविंग नहीं, रिसीविंग तो आज तक रिसीविंग तो किसी को दे ही नहीं रहे हैं। मैं अपना ये करवा करके आया हूँ, मैं अपने गांव से लौट करके आ जाया हूँ। मैंने भी अपना फॉर्म भर के दिया है। मैंने 2 पन्ने में बनाया, 1 पन्ना उन्होंने दिया था, 2 पन्ना देना चाहिए था, एक ही पन्ना दिया था। तो मैंने उसका जेरोक्स करवाया, एक जो ओरिजिनल दिया था उसका डिटेल भरा, दूसरे पर भी डिटेल भरा और उनको सब कुछ दिया। उन्होंने रिसीविंग देने से मना किया। उन्होंने कहा कि सर मुझे मना किया गया है, किसी को रिसीविंग हस्ताक्षर नहीं करना है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमको जो मैंने दूसरी प्रति भरी है वो मैं अपने पास रखता हूँ, आप मेरा ओरिजिनल ले जाइए। तो मुझे भी नहीं दिया गया रिसीविंग। उन्होंने कहा कि सर ये हमको ऊपर से मना है कि रिसीविंग नहीं देना है किसी को। अब बताइए कि वहाँ जो कहा जा रहा है कि वो रिसीविंग दे रहे हैं, वो सीधा दिखाई दे रहा है कि एक तरफ उन्होंने मतदाता सूची का बंडल रखा हुआ है, दूसरी तरफ गणना प्रपत्र रखा हुआ है, उसमें वोटर लिस्ट देख करके उसमें नाम भरते हैं और फिर नीचे में वो दस्तखत कर रहे हैं। कहीं उसमें रिसीविंग का कोई कॉलम तो है ही नहीं, वो झूठ, सरासर झूठ है। उसमें फैक्ट चेक क्या करेंगे ये? दूसरी बात ये है कि अगर ये रहता कि कोई बीएलओ अपनी कैपेसिटी में इस तरह की गड़बड़ी कर रहा है, कहीं पर छुप करके कर रहा है, वो तो सरकारी प्रीमाइसेस में बैठ करके बजाबते कुर्सी टेबल लगा करके और वहां पर सारे के सारे बीएलओ को, यानी कि उनको प्रेशराइज किया गया है कि आप इस काम को समय पूर्व करके दीजिए और इसको अपने से भर लीजिए, मतदाता के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब सवाल उठता है कि जिस घुसपैठियों को खोजने की बात ही कर रहे थे और कह रहे थे कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हुआ है, घुसपैठी आ गए हैं, तो आखिरकार वो कहाँ से पकड़ेंगे? क्या आप तब घुसपैठियों को लगाने के लिए आपने ये काम कर रखा है? एक अलग किस्म का घुसपैठिया आप तैयार कर रहे हैं, मतदाता सूची इस तरह रख करके और भर रहे फॉर्म। तो ये एक तरह से देश की जनता के साथ और खास करके बिहार जो इलेक्शन में वाला स्टेट है, यहाँ इलेक्शन होने जा रहा है अक्टूबर-नवंबर के बीच में, वहाँ की जनता के साथ जिस तरह का खिलवाड़ हो रहा है वो साफ साफ दिखा रहा है कि चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता तो खोई ही है, जनता के साथ एक तरह से मजाक बना करके उन्होंने रख दिया हुआ है। अब इसका कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कितना गंभीरता से लेता है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तो आपके सामने सारे सबूत हैं। जो सबूत मीडिया में आए हैं, जो सबूत जो ये अजीत अंजुम ने जो दिखाया है, उन पर एफआईआर हुआ है, तो वो सारी चीज़ें जो है मीडिया डोमेन में है। अब इस सुप्रीम कोर्ट को उस पर लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री कल यहाँ आ रहे हैं, वो जो बात कहते रहे हैं उनको अब बताना पड़ेगा कि क्या इस तरह के मामलों में प्रधानमंत्री का भी कोई इंटरवेंशन होगा? क्या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोई नसीहत देंगे कि ये क्या हो रहा है, आप इसको दुरुस्त करवाइए? तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्यों न माना जाएगा कि ये सरकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और प्रशासन की पूरी मिलीभगत के साथ ऐसा हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जो अपलोडिंग हो रही है ये इसकी प्रपत्र की, जो इनोमिनेशन फॉर्म है उसमें बड़े पैमाने पर लोकल बेरोजगार युवकों को लगाया गया है। वो क्या करते हैं, तो उनको 1 से 1.5 रुपये या 2 रुपये दिया जाता है एक फॉर्म अपलोड करने के लिए। उनको अपना मोबाइल लेकर के आना है, वहाँ ब्लॉक में या जहाँ कहीं भी सेंटर बना हुआ अपलोडिंग का, तो वो कौन लोग हैं उसमें मैक्सिमम जगह जहाँ बीजेपी का विधायक है या बीजेपी का कोई सांसद है, उनके जरिए ऐसे लोग भेजे जा रहे हैं और उनको बिठा करके वहाँ अपलोडिंग सेंटर पर और इस तरह की अपलोडिंग कराई जा रही है।
उसकी पवित्रता साफ साफ संदिग्ध हो रही है कि किस तरह से आप करवा रहे हैं, क्योंकि वहां साफ ये दिखाई दे रहा है कि जब कोई आदमी किसी भी लेवल पर वो कहीं जवाबदेह नहीं है, वो एक बेरोजगार व्यक्ति है, उसके पास एक मोबाइल है और उसको दिहाड़ी मजदूर के रूप में ला करके बिठाया जा रहा है, ये हमने देखा है। और उनसे कहा जा रहा है कि आपको ₹2 प्रति फॉर्म दिया जाएगा, आप इसको अपने मोबाइल से अपलोड कीजिए। वो बिठा कर रखा जाता है, देर रात तक उससे काम करवाया जाता है, उसके बाद जितना पैसा बनता है उनको हाथों हाथ पेमेंट होता है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये किस तरह का तरीका है ये करने का? क्या चुनाव की ये जो सैंक्टिटी है उसको लेकर सवाल खड़ा नहीं हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरह से कोई काम करवा रहा है? एक तो आप बीएलओ से इस तरह से भरवा रहे हैं, दूसरी तरफ आप किसी को पावती नहीं दे रहे हैं। क्या फिर हेमंत जी आपको लग रहा है कि आप एक बिहार का एक वोटर होने के नाते आप इस तरह की बातें आप बता रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि आने वाला जो सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी 28 तारीख को, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि ये तमाम चीजें तो एक प्रूफ की तरह सुप्रीम कोर्ट में भी पेश की जाएंगी, और जिसको लेकर इफ एंड बट्स अब लगाए जा रहे हैं अंतरिम रोक, इसके लिए तो पूरा आधार तैयार हो जाएगा कि भाई आप जल्दबाजी में जो प्रक्रिया की है, देखिए आप इसके क्या नतीजे देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए, ये भूसरा जी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का इन्होंने स्टेप लिया है, उस स्टेप ने साबित किया है कि आपको चुनाव को लेकर के या मतदाता सूची को लेकर के आपकी कोई गंभीरता नहीं है। ये पूरी तरह से अब तो मैं यह कहने के लिए बिल्कुल ही तैयार हूँ कि यह एक पॉलिटिकल एजेंडा है। यह मतदाता सूची का एजेंडा नहीं है, मतदाता सूची के प्यूरिफिकेशन का एजेंडा नहीं है। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, जिस एजेंडे के तहत लोगों को जो स्टेट इलेक्शन में जा रहा है, जहां विपक्ष जो है सरकार के खिलाफ हमलावर है, सरकार घिरी हुई है, जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, और एक मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी अपनी गरिमा को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री को किन लोगों ने कैप्टिव बना रखा है, ये सारे सवाल उठ रहे हैं। और दूसरी तरफ लगातार बिहार में हत्या हो रही है। आज पटना के पारस हॉस्पिटल के भीतर घुस करके एक पैरोल पर इलाज कराने के लिए आए हुए मरीज की हत्या कर दी गई। और ये उसके बाद कहा क्या जा रहा है, अभी आपने दिखाया जो एडीजी महोदय का जो बयान कि किसान जो है, बारिश नहीं हुई है तो किसान ये बैठे ठाले हैं, तो क्या ये इस तरह के लोग बैठ करके ये हत्याएं कर रहे हैं कि उनके पास काम धाम नहीं है तो वो हत्या कर रहे हैं, वो अपराध कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह के काम करने के पीछे और इस तरह के बयान देने के पीछे, अब वो कह रहे हैं कि युवकों के पास काम नहीं है, तो आप तो सरकार की ही बात को सामने लेकर के आ रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम अभी इन्होंने फिर घोषणा की कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे 25 से 30 तक, और उसके पहले आपने क्या कहा था कि प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार, तो 10 साल में 20 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था। तो रोजगार की इतनी आपने झड़ी लगा दी हुई है, तो बेरोजगार लोग कहाँ पर हैं, जो लोग हत्या और अपहरण और डकैती कर रहे हैं। तो ये पूरा जो नैरेटिव है इसलिए गढ़ा जा रहा है कि मुझे हंसी आ रही, इतने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होकर के इस तरह की बात कर रहे हैं कुंदन कृष्णन जी, कि उनको ये उनकी जुबान से ये बात शोभा नहीं दे रही। ये बिहार में पुलिस का एक इकबाल कैसे खत्म हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम आप देखेंगे कि यहाँ बड़ी संख्या में बड़े पुलिस अधिकारी, उसके बाद आपको थानेदार, उसके ऊपर के अधिकारी, ये कहीं ना कहीं से किसी न किसी क्रिमिनल एक्ट में वो फंसे हुए पाए गए हैं या किसी को पेट्रोनाइज करते हुए पाए गए हैं। अभी एक पुलिस का सिपाही जिसको प्रमोशन देकर एएसआई बना दिया गया, उसके यहाँ से AK-47 तरह के हथियार मिले, और वो एक बड़े नेता के यहाँ वो ये बॉडीगार्ड के रूप में तैनात था, वो उनके सिक्योरिटी में तैनात था। तो इस तरह की जो स्थिति बनी है, उसने अपराधियों के बीच में पुलिस का खौफ खत्म कर दिया है। पुलिस का खौफ खत्म होने के पीछे उसका कोई वजह नहीं है, खुद उसकी वजह है, क्योंकि पुलिस आम लोगों को तबाह कर रही है। आपके साथ कोई मारपीट हो जाए, आपकी हत्या हो जाए, आपके घर में लूटपाट हो जाए, और आपके ऊपर कोई काउंटर केस करवा कर पुलिस कहेगी अब आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। ये कॉम्प्रोमाइज करवाने वाला जो तरीका है, बिल्कुल हेमंत जी, और अगर लल्लन सिंह जैसे नेता जो है इसको इन घटनाओं को आपसी विवाद का नाम दे दें
और आपस में ऐसे ही कुछ हो गया, अगर ये कहें तो आप सोचिए कि किस तरह की स्थिति फिर बिहार में जो है वो पैदा हो रही है। मैं आपके पास लौट रही हूँ, धनंजय जी भी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। पॉलिटिकल एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। और तीनों ही लोग जो हैं वो बिहार से ही हैं, बिहार से आते हैं। हेमंत जी बिहार में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, और सिद्धार्थ जी जो हैं वो बैंगलोर में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीजें उनसे भी जानना बेहद जरूरी है। और सिद्धार्थ जी, आपके पास मैं आऊं और फिर उसके बाद धनंजय जी आपके पास मैं आ रही हूँ कि जब हमने देखा था कि नवरात्र से पहले जब तेजस्वी यादव ने मछली खाई थी, तो आप देखिए उसको लेकर कितना बड़ा विवाद जो है वो खड़ा कर दिया गया था। आज लल्लन सिंह जो रैली के बाद खुलेआम मटन पार्टी कर रहे हैं, तो शायद उनका जो मटन है वो वेजिटेरियन होगा, इसीलिए इतना विवाद उस पर नहीं हो रहा है। और शायद मोदी जी कल जब बिहार जाएंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे उसको लेकर। लेकिन कल जो उनका बिहार दौरा है मोदी जी का, आप उसको कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है किसी तरह का विरोध प्रदर्शन उनको भी देखने के लिए मिल सकता है? और पूरी कोशिश ये की जाएगी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा भीड़ को इकट्ठा किया जा सके, क्योंकि मोदी मोदी के नारे लगे और ये कहा जाए कि सब कुछ ठीक है, चाहे वो एसआईआर की प्रक्रिया हो या फिर बेरोजगारी हो या फिर जिस तरह से अभी हम जंगल राज की हम बात कर रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप उनके बिहार के दौरे को? और आने वाला मॉनसून सेशन भी कितना मुश्किल भरा, दुश्वारियों भरा उनके लिए होने जा रहा है? सिद्धार्थ जी की आवाज खुले जी। जी। भाजपा में एक पा करके है। पा का मतलब होता है पाखंड। पाखंड का मतलब ये होता है कि मैं करूं तो रासलीला और आप करो तो कैरेक्टर ढीला। तो इसीलिए ये तो कहने की कोई जरूरत नहीं है कि भाजपा खुद जब संस्कार की बात करती है, जब वो बेटी बचाओ की बात करती है, तो बेटी बचाओ के उनके जो एम्बेसडर होते हैं वो एम्बेसडर होते हैं बृजभूषण शरण सिंह जी। वो जब परिवार के खिलाफ जाती है तो उसके एम्बेसडर हो जाते हैं जय शाह जी। इसीलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि सावन में भाजपा दूसरों को तो कहती है कि मछली खाना बुरा है, लेकिन खुद वो मटन की पार्टी करती है, क्योंकि भाजपा के पा में पाखंड है। तो इसमें इसके बारे में तो कोई खास बात करनी है नहीं। तो इसमें कोई मुझे आश्चर्य ही नहीं होता है, क्योंकि भाजपा भाजपा जो पाखंडी होता है वो हमेशा दूसरों को ही दूसरे दूसरे में ही मीन मेक निकालते रहता है। वो अपने बारे में कुछ नहीं सोचता, वो दूसरों को अच्छे अच्छे उपदेश देना है, खुद जो मन में है वो करना है। तो ये तो इसमें तो कोई बात नहीं है। दूसरी बात, मुख्य बात जो है वो क्या कहते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है। तो सबसे बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि रिवीजन किया जाता है, खुद किया जाता है। हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं, परीक्षा आने वाली होती है ना, तो हम उनको पूछते हैं, अरे भैया परीक्षा आने वाली है, तुम रिवीजन किए कि नहीं किए? तो रिवीजन हमेशा खुद किया जाता है, वेरिफिकेशन हमेशा दूसरों का किया जाता है। अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, तो इसका मतलब उसे ये खुद करना है, वो किसी दूसरे नागरिक को जाके वेरीफाई नहीं कर सकती है। वो आप खुद बोल रहे हैं कि आप रिवीजन करने वाले हैं, तो आपको अपने ऑफिस में बैठना है, रिवीजन करना है। 7 करोड़ लोगों का नाम पता जो भी है आपको देखना है। आपको किसी दूसरे को आप वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपने खुद ये नहीं कहा कि ये स्पेशल इंटेंसिव वेरिफिकेशन है, या आपने कहा कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। रिवीजन हमेशा खुद किया जाता है, वेरिफिकेशन दूसरे का किया जाता है। तो इसीलिए वेरीफाई करने के लिए कोई चीज है नहीं। और इसमें मेरे ख्याल से भाजपा पूरी तरह से उसको पता लग गया है कि वो फंस गई है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इसीलिए 28 तारीख से पहले उसको ये दिखाना है कि हमने कुछ किया है। किया कुछ नहीं है, लेकिन दिखाना अगर है कि हमने कुछ किया है। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अंबार आया हुआ है वीडियोस का, जिसमें कि क्या कहते हैं, दस्तावेज, वोटरों का एक तरफ वोटर लिस्ट रख ली है, दूसरी तरफ खाली कागज रख लिया है, और वही बीएलओ का आदमी खाली कागज भी भर रहा है, वोटर का दस्तखत भी वही कर रहा है। किसी तरह से काम खत्म हुआ करके हम दिखा तो दें। इस तरह का अगर फर्जीवाड़ा हो तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि ये पूरे का पूरा फर्जीवाड़ा हो रहा है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात आज ये हुई कि जिस तरह से हेमंत जी ने कहा कि एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर ने बिहार के, आज उन्होंने क्यों कहा ये पता नहीं, उन्होंने ये कह दिया कि मतलब मोटा मोटी उनके कहने का अर्थ ये निकलता है अंग्रेजी में कि फार्मर्स आर पार्ट टाइम असैसिन्स। मतलब जो किसान होता है वो खाली समय में वो सुपारी लेके लोगों को हत्या करता है। तो ये ऐसा कहा, इस पर हमें आपत्ति तो हो सकती है,
लेकिन ये इन्होंने क्यों कहा और इसमें क्या गलत कहा ये हमें साबित करना पड़ेगा। उन्होंने कह दिया हमको बुरा लग गया, मैं भी बिहारी हूँ, मेरे भी बाप दादा किसान थे, तो मुझे अब कोई कहिएगा कि सारे किसान क्या कहते हैं खाली समय में खून करने चलते हैं तो बुरा तो लगेगा, लेकिन ये बुरा लगना एक बात है, मुझे उसको साबित करना पड़ेगा कि आपने गलत क्या कहा। तो गलत ये कहा उन्होंने, और ये डाटा के साथ मैं कह रहा हूं कि भारत में 60% जनता ग्रामीण में है और 40% जनता शहर में रहती है। दूसरा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध दर करके एक निकलता है हर साल। मोदी सरकार के राष्ट्रीय अपराध दर के अनुसार, एनसीआरबी डेटा के अनुसार, शहरों में क्राइम ज्यादा होता है, गांवों में क्राइम कम होता है। ठीक है, दोनों बात है। अब भारत में इसका मतलब दो तरह के लोग रहते हैं, एक रहता है गरीब ग्रामीण श्रमजीवी शरीफ, और दूसरा भारत में रहता है अमीर शहरी बुद्धिजीवी और धूर्त। अब अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बोल रहा है कि गांवों में क्राइम कम होता है, शहरों में क्राइम ज्यादा होता है, इसका मतलब तो गांव में ज्यादा शरीफ लोग रहते हैं। तो जहां शरीफ लोग रहते हैं वो क्राइम कैसे कर सकते हैं? ये तो ऐसा ही कहना हुआ कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में आप गए थे कि वहां पर नास्तिक कितने हैं, वहां नास्तिक कोई जा ही नहीं सकता ना। तिरुपति बालाजी मंदिर में आप गए, इसका मतलब आप आस्तिक हो गए। तो अगर आप ग्रामीण हैं, आप गरीब हैं, आप श्रमजीवी हैं, इसका मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है कि आप शरीफ हैं, क्योंकि आपके यहाँ क्राइम नहीं होता है, क्योंकि शरीफ है इसीलिए तो गांव में है। डाटा भी बता रहा है कि गांव में क्राइम कम होता है। और अगर अगर शहर में आप रह रहे हैं, जहां पर कि हमें पता है, जैसे हेमंत सर ने कहा कि आज भी कहीं पर पटना में किसी हॉस्पिटल में किसी को घुस के हॉस्पिटल के कमरे में जाके गोली मार दी गई। इसका मतलब आप अगर शहर में रहते हैं, शहर का अमीर शहरी बुद्धिजीवी वो धूर्त होता है, इसीलिए वहां पर क्राइम ज्यादा होता है। अब इसको एक बहुत सीधा सा मिसाल से समझा देता हूं। मान लीजिए बुशरा जी, हम 4 लोग हैं, ये चारों लोग एसी कमरे में बैठे हुए हैं और हमारे सामने एक केक है। अब इसका अगर हिस्सा होगा तो हमको एक चौथाई हिस्सा, एक 4 हिस्सा हो जाएगा। लेकिन इस कमरे से बाहर अगर 6 लोग और खड़े हैं और उनको भी मैं अगर अपने कमरे में ले लूं, तब तो केक का हिस्सा 10 हो जाएगा, तब तो मेरा केक का हिस्सा छोटा होगा। तो ये पूरा का पूरा एक बीजेपी का इकोसिस्टम है। हमें ध्यान में रखना है कि कोई पुलिस वाला भी है तो पुलिस वाला वो बाद में बना, भारत का नागरिक पहले है। भारत का नागरिक है तो वो वोट करता है तो किसी एक दल को वोट करता है, किसी एक दल को वोट करता है, इसका मतलब उसकी विचारधारा किसी न किसी तरफ झुकी हुई है। तो भारत में हमें पता है कि 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जो भाजपा को वोट पड़ा था उसको शहर में 40% वोट पड़ा था, गांव में सिर्फ 35% वोट पड़ा था। तो आप अगर भाजपा इकोसिस्टम के समर्थक हैं, भाजपा इकोसिस्टम एक प्रचार करता है और उससे सारे प्रभावित लोग यही करते हैं कि अगर आप किसान हैं, अगर आप ग्रामीण हैं, तो आपको बुरा सिद्ध करने में वो हमेशा लगा रहता है। इसीलिए वो 3 काले किसान कानून भी लाता है। और जब किसान आंदोलन के लिए उतरते हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं है कि किसान अगर 1 साल तक शहर के बाहर गांव में आंदोलन करते रहें, बशर्ते वो आंदोलन लेके दिल्ली जैसे शहर के अंदर नहीं आए। मतलब ग्रामीणों को पूरी तरह से ये मार्जिनलाइज करने का, ये एसआईआर नाम का जो क्या कहते हैं बेसिर पैर का काम कर रहे हैं, या आज जिस तरह से पुलिस ने शीर्ष पुलिस अधिकारी बोल रहे हैं, इसका मतलब ही है कि आप इस देश के ग्रामीण गरीब श्रमजीवी शरीफ लोगों को भड़का रहे हैं, आप उनको डरा रहे हैं, आप उनको बड़ा बुरा भुला करके उनको कह रहे हैं कि भैया तुम डर जाओ और अपने घर के अंदर छुप जाओ। होता भी यह है बुशरा जी, सामान्य बात है कि शरीफ आदमी अगर 4 गुंडे कहीं रहते हैं, बहुत ज्यादा हड़कंप मच रहा होता है, हल्ला गुल्ला मच रहा होता है, तो शरीफ आदमी हाथ जोड़ के कहता है भैया हमको छोड़ दो, हम अपने घर में शांति से रह लेंगे। तो ये पूरी की पूरी एक शतरंज की जैसे एक साजिश है, जिसमें प्यादा भी चल रहा है, ऊंट भी चल रहा है, घोड़ा भी चल रहा है, कहीं वो एसआईआर के नाम से चल रहा है, कहीं पर पुलिस ये बोल रही है कि किसान खूनी होता है। ये पूरा का पूरा इसका एक ही कारण है, इसका उद्देश्य एक ही है कि भारत में जो गरीब ग्रामीण श्रमजीवी जनता है, जो अपने आप में शरीफ है डेटा के अनुसार, उसको इतना डरा दो कि वो कहे भैया हाथ जोड़ दे, हम छोड़ दो हमको, हम घर में अपना काम करके रह लेंगे। तो ये एक पूरा का पूरा बीजेपी का जो इकोसिस्टम है वो ये साजिश रच रहा है, ऐसा मेरा मानना है।
बिल्कुल, बहुत कायदे से आपने तमाम चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है और ये साफ तौर पर दिख भी रहा है। धनंजय जी, आपको शामिल करूँगी कि फ़िलहाल जो बिहार में जो कुछ हो रहा है, ज़ाहिर-सी बात है अब बिहार में चुनाव है, सारा एक्शन बिहार के इर्द-गिर्द ही दिखाई देना जा रहा है। मोदी जी भी अब लगातार से बिहार में नज़र आएँगे, वो लिट्टी-चोखा खाते हुए भी नज़र आएँगे, मधुबनी का कुछ पहनते हुए भी वो नज़र आएँगे, बिहार को लेकर और भी बहुत सारी वो बातें करते हुए नज़र आएँगे, लेकिन फ़िलहाल वो कल बिहार जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप उनके इस बिहार दौरे को, इस तमाम परिप्रेक्ष्य में जो फिलहाल अभी हो रहा है बिहार को लेकर? क्या आपको लग रहा है किसी तरह का विरोध प्रदर्शन का भी सामना उन्हें करना पड़ सकता है, जिस तरह से बड़े पैमाने पर बिहार के लोग नाराज हैं? और दूसरा, क्या कल ये पूरी कोशिश, पूरी ताकत लगाई जाएगी ताकि ये दिखाया जा सके कि देखिए रैली में कितनी ज्यादा भीड़ है? हालांकि निगाहें नीतीश कुमार और सब पर भी लगी रहेंगी कि आखिर वो स्टेज पर कल क्या करेंगे। जी, अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज आई अब? जी, जी, आ रही है। जी। अच्छा, उल्टा करना पड़ता है, खैर ठीक। देखिए, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो मेरे जिले के हैं, जो एडीजी हैं जिन्होंने बयान दिया है वो मेरे गांव के हैं, है ना। कुंदन कृष्णन मेरे गांव के हैं, और जो मुख्यमंत्री है हमारे जिले के। लेकिन कुंदन कृष्णन ने जो बयान दिया है उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। पुलिस का काम ये नहीं है कि इस वजह से हत्या हो जाती है। अगर आपको पता है कि अप्रैल मई महीने में हत्याएं ज्यादा इसलिए होती है कि बेरोजगारी ज्यादा है, तो ज्यादा सतर्क रहिए आप। ये भी कोई कह सकते हैं कि जो वो मारा गया पारस हॉस्पिटल में वो अपराधी था चंदन मिश्रा, और उसको गैंगवारी हो गई, ये भी कहा जा सकता है। ये भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली कुछ है उसमें। चंदन मिश्रा चूंकि बक्सर से है। एक बड़े पत्रकार धनंजय जी ने उनको सही ठहराया है कि उनको तो ये आजीवन कारावास मिला हुआ था, तो अगर मारे गए तो क्या होगा। अच्छा, किन्ने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन जिन्होंने भी कहा हो वो अलग है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं न्याय की बात करता हूँ। देखिए, ये जो जिस तरह से पारस हॉस्पिटल का वीडियो अगर आपने देखा हो, तो पारस हॉस्पिटल में जो 5 ये आए, वो लगा सिनेमा का सीन चल रहा है, कोई नहीं है। 5 लोग आते हैं बड़े आराम से, पिस्तौल लिए हाथ में आते हैं, ऐसा नहीं कि छुपा करके मुंह ढक के आते हैं, मुंह खुला हुआ है, सिनेमा का सीन चल रहा है। वो 5 घुसते हैं एक एक करके अंदर, और फिर जो है एक एक करके, अब अंदर का सीन नहीं दिख रहा कि कैसे गोली मारी या क्या किया। वो अंदर बाहर मारने के बाद वो निकलते हैं और आराम से चले जाते हैं, कोई नहीं देख रहा है। फिर उसके बगल के कमरे से एक आदमी झांकता है, आखिर में फिर एक आदमी निकलता है। और पारस हॉस्पिटल पटना के एक पीजी इलाके में बड़ा हॉस्पिटल है, छोटा हॉस्पिटल नहीं है। वहां बाउंसर होंगे, अगर सामान्य व्यक्ति अगर वहां भर्ती है और उसके पेरेंट्स को अगर या उनके परिवार वाले लोगों को कोई आपत्ति हुई, डॉक्टरों से बहस हो गई, किसी से बहस हो जाए, तो वहाँ बाउंसर्स हैं जो बाउंसर्स उठा करके बाहर फेंक देते हैं, कुटाई पिटाई कर देते हैं। आपने ये भी सुना हुआ कि बाद में पप्पू यादव वहां गए तो उनको एंट्री नहीं दी गई, गार्ड ने उनको रोक दिया, फिर गार्ड को उन्होंने थप्पड़ मार दिया। ये तमाम घटना। मैं कहूंगा कि पूरे देश में जो कानून व्यवस्था की हालत है, जो न्याय व्यवस्था की हालत है, जो सिद्धार्थ भाई कह रहे हैं, हम अभी इधर खड़े हैं तो इधर से बोले, उधर खड़े हो जाए तो उधर से बोले वाली बात नहीं। लेकिन हमारे देश में कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था, दोनों व्यवस्थाएं जो है वो चिंताजनक हालत में, हर जगह कहीं वहां से खबर आती है, कहीं वहां से खबर आती है। और ये व्यवस्था जो है जब बुरी हो जाती है, जब सत्ता पे बैठे लोग उसको डिफेंड करने लगते हैं। इसको निर्लज्जता कहते हैं। जब आप इस तरह की घटनाओं को डिफेंड करते हो कि ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा उस लिए हुआ, अगर ये आपको पता है कि ऐसा इसलिए ऐसा उस लिए हुआ, तो आपको पहले चेक करना चाहिए। अब मोदी जी जा रहे हैं, वो पता चल रहा है मुझे कि मतलब 53वां बार जा रहे हैं मोदी जी वहां एज ए प्रधानमंत्री बिहार। अब बिहार दौरा जो कर रहे हैं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वहां जाएंगे और वहां सभा करेंगे। 7.5 लाख करोड़ के आसपास का वो योजनाओं का वहां पे अनाउंसमेंट करेंगे। पता नहीं क्या क्या, बस भी चलवाएंगे, ट्रेन भी चलवाएंगे, हवाई जहाज भी चलवाएंगे, पता नहीं क्या क्या चलवाएंगे। बड़ा डिटेल मैंने पढ़ा नहीं, क्या पढ़ना, वो घोषणाएं होती है और वहां क्या होता है वो लोग जानते हैं। फिलहाल तो जो बिहार में चल रहा है, जिस तरह से चुनाव आयोग करवा रहा है वोटिंग डिवीजन,
ये इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है उसका कितना मजाक बन रहा है। देखिए, मैं कहूंगा मेरे देश में अभी हर चीज मजाक, सुप्रीम कोर्ट मजाक है, किन्हीं कारणों से। मैं सुप्रीम कोर्ट पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, कोई जज साहब दिक्कत ना हो, सुमोटो ना ले ले, मेरे गरीब के खिलाफ मैं मुकदमा न कर। और जो न्याय व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, जो नेताजी हैं, वो सब किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है देश में जिसकी लाठी उसकी भैंस, तुलसीदास ने कहा समरथ को नहीं दोष को साईं। और ऐसा लग रहा है कि खाद के लिए, एक बोरी खाद के लिए मध्य प्रदेश में मार लाठी एक आदमी को, एक किसान को, जो किसान लंबे समय से लाइन में लगा हुआ है। आप वीडियो देखिए, बारिश हो रही है, लंबी लाइन है खाद, और प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, कहीं लाइन नहीं है। अरे अंधे हो क्या? आंख लगाओ, देखो, 2 चश्मा लगा लो, 3 चश्मा लगा लो, देखो दिखाई पड़े कि नहीं पड़ता। उस प्रदेश का मुख्यमंत्री जो रहा व्यक्ति आज कृषि मंत्री है 1 साल से। कृषि मंत्री घूम घूम के बता रहे हैं कि किसान तो हमारे यहाँ मंगलवार को आते हैं, बात करते हैं। याद कीजिए जब हरियाणा और पंजाब के किसान फिर से धरना पे बैठे थे, क्या कहा था शिवराज सिंह चौहान ने? अरे आप अपने जिला जाके देखो, अपने स्टेट जाकर के देखो, किसान लाइन में लगा हुआ है और माँ पुलिस वाले का हाथ पकड़ रही है कि मत मारो मेरे बेटे को, और वो पुलिस वाला डंडा मार रहा है। पुलिस वाला कौन है? कोई ऐसा थोड़े कि अडानी का बेटा है वो, उसकी भी हैसियत वही होगी, उसका बाप कहीं और लात खा रहा हो। हमारे देश में सबसे ट्रेजेडी है कि जिसका बाप दूसरी जगह लात खा रहा होता है, जिसकी माँ दूसरी जगह बर्तन मान रही होती है, वो तीसरी जगह किसी गरीब आदमी को मार रहा होता है। ये है देश का समाज, जो संवेदनशीलता हमारे देश में वो ये है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम जानवर हैं, हमें ये संवेदना नहीं आई, हमें संविधान की समझ नहीं है, हम सब चीज जो है भगवान पे डाल देते हैं। प्रभु की कृपा है, और जहां हम हैं वहां प्रभु छूट जाते हैं, वहां रिश्वत कमाने लगते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में एक मनोज कुमार नाम का क्लर्क जो है पकड़ा गया। बताइए, म्यूटेशन कराने के लिए 50,000 घूस मांग रहा है, म्यूटेशन के लिए, जेन्युइन काम के लिए, और कह रहा है 40,000 ही दे दो क्योंकि हमको ऊपर तक देना पड़ता है। अब वो तो सस्पेंड हो जाएगा, बर्खास्त हो सकता है, जेल भी जा सकता है, लेकिन जो ऊपर तक जा रहा है, 40,000 को एक आदमी लेने की हिम्मत कर सकता है किसी दफ्तर में, जब दफ्तर में कई लोग काम करते हो? तो ऐसा हमारा देश है, और ये देश जो है कोई, अब बुरा ये हो गया है बुसरा जी कि हम एक तो खांचों में पट गए हैं। अगर वो हम जिस पार्टी को प्यार करते हैं उस पार्टी से जुड़ा हुआ है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, अगर वो हमारी जात से जुड़ा हुआ है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, अगर वो हमारी भाषा से जुड़ा हुआ तो हम नहीं बोलेंगे, अगर हमारे धर्म से जुड़ा हुआ तो नहीं बोलेंगे। इतने सारे खांचे। भारतीय संविधान ने कहा था कि खांचे नहीं है, भारतीय संविधान ने कहा कि हर आदमी बराबर है, हर कोई इस देश का नागरिक है, सबके समान अधिकार है। लेकिन हम क्या करें? और जो सबसे शर्मनाक है, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, उसके मंत्री, उसके अफसर निर्लज्जता की हद तक चले गए, हद को क्रॉस कर गए। कोई निर्लज्जता, मतलब आप अगर गलती हो तो आप स्वीकार करो ना कि हाँ गलती हुई, आप निर्लज्जता से कहते हो ऐसा पहले नहीं हुआ क्या? अब बताइए इसका क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं। इसका इलाज आम आदमी के पास है कि आम आदमी जागरूक बने। जी, बहुत सही बात आप कह रहे हैं, और ये जागरूकता कब पैदा होगी ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हेमंत जी, क्या इस पूरी प्रक्रिया को जो एसआईआर की है, मैं सोच रही थी कि जब हमने नोटबंदी हुई थी तब अपने ही पैसे को लेने के लिए लोग लाइनों में लगे थे, लाइनों में लगकर जाने गंवाई थी अपने ही पैसे लेने के लिए। इसको मास्टर स्ट्रोक बताया गया था और क्या क्या किया गया था। और उसके बाद भी हमने देखा कि चुनाव दर चुनाव स्टेट्स में या फिर केंद्र में मोदी जी जो है सत्ता में वापस आए और सब कुछ हुआ, तो उनको ये लगता है कि वो जो भी करते हैं वो एक तरह का एक मास्टर स्ट्रोक ही होता है। और अब आप ये देखिए कि एक वोटर को वोट डालने के लिए, अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए उसको कैसे दर दर भटकना पड़ रहा है, उसको कैसे आपने कहां लाकर खड़ा कर दिया है कि उसको पता नहीं है कि आने वाली जो लिस्ट है उसमें उसका नाम होगा या फिर नहीं होगा। वो आने वाले बिहार के चुनाव में अपना वोट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, या नागरिक भी बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। अब 36 लाख वोटर्स को तो ऐसे ही हटा दिया गया है क्योंकि वो वहां पर गए, नहीं मिले लोग, और उसके बाद उनका नाम जो है वो काट दिया गया। उसका एग्जाम्पल ये दिया जा रहा है कि भाई मोदी जी रहते दिल्ली में हैं, चुनाव बनारस से लड़ते हैं और वोट डालते हैं जाके गुजरात में, तो अगर हर वोट एक जैसा है तो मोदी जी का वोट जो है या उनके लिए क्या अलग तरह के कोई रूल्स हैं? इस सब को आप कैसे देख रहे हैं, और क्या आपको लग रहा है इस सब के बाद भी हम वो आक्रोश, क्या आने वाला जो
चुनाव है जो नवंबर अक्टूबर में हो सकता है बिहार का, क्या वो आक्रोश हम जमीन पर देखेंगे जनता का? देखिए, मुझे लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सरकार से मिलकर के, क्योंकि मैं ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं इन चीज़ों को गौर कर रहा हूं, एक नागरिक होने के नाते, एक बिहार का वोटर होने के नाते, पत्रकार होने के नाते मैं पूरी जवाबदेही से कह रहा हूं कि मैंने जो महसूस किया है ग्राउंड पर जाकर के, और जो हम लगातार जो चीज़ें खबरें जो आ रही है उसके जरिए मैं यह कहने के लिए अब पूरी तरह से अपनी जवाबदेही के साथ कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार और जो प्रशासन है इनका, इन लोगों ने मिलकर के इस देश में चुनाव को फार्स बनाने की पूरी परियोजना चला रखी है कि चुनाव को मजाक बना करके रख दिया जाए। अब बताइए कि जो खबर कल पटना के फुलवाड़ी से आई और उसी को पुष्ट करने वाली खबर अररिया से भी आई, वहां पर लोग बता रहे हैं कि उनके मोबाइल पर लगातार मैसेज आ रहा है कि आपका फॉर्म भर दिया गया। तो और वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई आया ही नहीं, हमको कोई फॉर्म दिया ही नहीं, हमने कोई फॉर्म भरा ही नहीं। तो आप बताइए कि जो काम वहाँ हो रहा है फुलवारी शरीफ में, यानी कि बीएलओ ही बैठ करके फॉर्म भी भर दे रहे हैं, उस पर मतदाता का दस्तखत भी कर दे रहे हैं और उसको स्कैन करके डाल भी दे रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से ये इंटर रिलेटेड हैं कि किस तरह से ये काम जब होगा बिना मतदाता की जानकारी के आंकड़े जुटाने के लिए, क्योंकि कल का आंकड़ा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस पर एक्स पर कि अब तो केवल 6.85% बचे रह गए हैं वोटर, और 9 दिन कल से 9 दिन उन्होंने गिना था कि 9 दिन बचे हुए हैं, यानी कि 9 दिन बचे हुए हैं और मात्र 6% 7% के आसपास में वोटर अब बचे हुए हैं, रह गए हुए हैं। यानी कि जो सवाल उठाया जा रहा था कि जो काम 2 साल में होना चाहिए, साल भर में होना चाहिए, वो काम आप 25 दिन में कैसे करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ये सवाल उठाया था। तो ये चमत्कार जो हो रहा है, उस चमत्कार के पीछे यही कलाकारी है, यही फर्जीवाड़ा है कि अपने से भर दो, किसी के घर नहीं जाओ, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, किसी का सर्वे, किसी का रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, अपने बैठो, भरो और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहेंगे देखिए हुजूर, हमने तो इसको समय से पहले कर दिया, आप कह रहे थे कि है ही नहीं, तो और हमने दस्तावेज भी फ्री कर दिया कि नहीं लेना है, लेकिन दस्तावेज तो लेना है, ये नियम बनाया हुआ इन्होंने, दस्तावेज बाद में मांगेंगे, यानी कि बीएलओ बाद में जाएंगे। तो ये मकसद क्या है इसका? मकसद ये है कि ये जो जालसाजी या जो फर्जीवाड़ा सरकार और प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है, उनकी निगहबानी में हो रहा है, इसका मकसद ये है कि आप बड़े पैमाने पर वोटरों को अपनी मर्जी से छांटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि किसको रखना है, किसको छांटना है। और एक बात जो मैंने कहा, जो ये चीजें जो आ रही है कि कहीं पर बीजेपी के महिला जिला अध्यक्ष बैठ करके बीएलओ को निर्देश दे रही है, और ये सब तो ऊपर दिखाई देने लगा है, लेकिन जहां ये अपलोडिंग सेंटर इन्होंने बनाया हुआ है, अमूमन जो ग्रामीण इलाकों में जो प्रखंड विकास कार्यालय जो होता है, वहां ये हो रहा है कि बाहर से वॉलंटियर, और वॉलंटियर किस तरह के, जो सरकारी पार्टी के जो नेता प्रभावशाली लोग हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके रिकमेंडेशन पर लोगों को भेजा जा रहा है, वो वहां बैठ करके इस तरह के जो इन्यूमरेशन फॉर्म है उसको अपलोड कर रहे हैं। उसमें अंदर की खबर ये है कि उसमें बहुत सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया हुआ है कि कुछ खास जाति, कुछ खास मजहब के लोगों का फॉर्म जो है चुपचाप उसको किनारे लगा देना है, अपना गिनती, फिर बाद में पकड़ा जाएगा तो देखा जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति को कोई जवाबदेही नहीं है, नहीं है, वो सुपरवाइजर नहीं है, वो गांव का कोई आदमी, वो बेरोजगार आदमी है, उसको 2 रुपये, 1.5 रुपये, 1 रुपये के हिसाब से पेमेंट किया जा रहा है, ये काम हो रहा है। तो ये जो कुछ हो रहा है उसका सीधा मतलब ये है, अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को माना जाता रहा है कि उसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो एक वैज्ञानिक मैकेनिज्म है, और उसका सिस्टम जो है बहुत स्मूथली फंक्शन करता है। भले आपके ऊपर पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं, विपक्ष के खिलाफ आप रहे हैं और सरकार की तरफ आपका इंक्लिनेशन है, ये सब कुछ है, लेकिन इनके मैकेनिज्म पर ये लगता था कि आप बहुत ही स्मूथली अपना काम करा ले जाते हैं। उस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया और आपकी सुष्ठिता तो खत्म हो ही गई। तो इसके जरिए साफ ये लग रहा है कि जो ये करवा रहे हैं उसमें चुनाव की सैंक्टिटी तो बिल्कुल खत्म होती जा रही है, और ये
उन चीजों की जांच करवाने के बदले में फैक्ट चेक का मोहर लगा करके और उसको फेक करने के लिए बैठे हुए हैं। अब बताइए कि इस तरह की कंप्लेन को भी आप इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, तो आपकी मंशा ये है कि नहीं, ज्ञानेश कुमार जो कहेंगे वही होगा, विपक्ष, मीडिया और तमाम तरह की स्वतंत्र एजेंसियां जो कुछ भी कहे उसका कोई मतलब नहीं है, और मोदी जी चुप हैं, उनकी पार्टी चुप है, क्योंकि ये सारा जो एक्सरसाइज है उनके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बताइए कि बिहार के गरीब मतदाताओं के बारे में मैं बता रहा हूँ कि एक साधन संपन्न आदमी को अपना फॉर्म, जो पूरा प्रोसेस है उसको भरने के लिए कम से कम 1 दिन देना पड़ेगा, तब जाकर के उसका फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन इतनी जल्दीबाजी जो हो रही है, गरीब आदमी क्या नहीं जा रहे हैं लोग। तो वोटर का अगर वोटिंग राइट अगर वहां पर कर्टेल होता है, उसको खत्म किया जाता है, तो क्यों न माना जाएगा कि आपने ये तैयारी की हुई है। जो काम आपने महाराष्ट्र, जो काम आपने दिल्ली, जो काम आपने हरियाणा में ऑफ द रिकॉर्ड पर्दे के पीछे से किया था, उसको आप पर्दे के सामने आकर के कानून बना करके कानून के दायरे में करना चाहते हैं। जो आप SIR कर रहे हैं वो भी RP एक्ट के खिलाफ है। वो RP एक्ट में आपको पावर ही नहीं है आपको करने का। ये भी सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, क्योंकि इनको SIR पूरे होल नेशन या होल स्टेट का कहीं करने का कोई इसमें प्रोविजन नहीं है। जब समरी रिवीजन हो करके जब ये वोटर लिस्ट का प्रकाशन हो जाता है, वो फाइनल हो गया, उसमें कुछ नहीं है। उसके बाद अगर कुछ करना है तो आपको ये बताना पड़ता है कि पर्टिकुलर इलाके में, पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र में, पर्टिकुलर ये बूथ पर कोई गड़बड़ी हुई है, वहां आप लोगों को नोटिस जारी करते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में अगर आया है तो वो गलत ढंग से आया है, संदेहास्पद है, आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, आपको प्रूव करना पड़ेगा। ये है प्रोसेस। उसके अलावा कोई आपको अधिकार नहीं है कि आप पूरे स्टेट का सब करवा लीजिए, प्रकाशन हो जाएगा, किसी भी साल के किसी महीने में आपके मन में आ जाएगा कि हम इसका पूरा रिवीजन करेंगे। यानी कि बिहार के 8 करोड़ 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं को आपने संदिग्ध बना दिया, और उनका रिवीजन करने के नाम पर आप खुद फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। तो चुनाव की जो पवित्रता जो कहते हैं और उसकी निष्पक्षता जो कहते हैं, वो तो यहीं पर खत्म हो गई। आगे जो आगे करने जा रहे हैं उस पर तो और संदेह है। तो ये पूरा, मैं कह रहा हूँ फिर से अंतिम बात, ये पॉलिटिकल एजेंडा है, ये किसी तरह का रिवीजन का एजेंडा नहीं है। ये पॉलिटिकल एजेंडा है बीजेपी को चुनाव जितवाने के लिए। किसी भी तरह का उपाय करके बीजेपी को कैसे जितवाया जाए, मतदाताओं को। बिल्कुल, और हेमंत जी जो आप बात कह रहे हैं वो शायद अब जी ये बात अब बच्चे को समझ में आ रही है। ये इसमें कोई पर्देदारी नहीं रह गई है, इसमें कोई अब ढकी छिपी बात नहीं है। बीजेपी और चुनाव आयोग की जो साठगांठ है वो पूरी तरीके से जो खुलकर सामने आई, वो साफ तौर पर दिख रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र में किस तरह से जो किया गया, दिल्ली में, यहाँ पर लोकसभा चुनाव में भी, और अब यहाँ पर तो खुले तौर पर खुलेआम जो है वो किया जा रहा है। और अब इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तमाम वीडियो सबूत वगैरह जो है इतने दिनों में अब ये भी इकट्ठे हो गए। हालांकि चुनाव आयोग उसका फैक्ट चेक कर रहा है, लेकिन अब ये इसका फैक्ट चेक असली जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी होना बाकी है। लेकिन क्या सिद्धार्थ जी आपको लग रहा है, संक्षेप में आपके साथ और फिर उसके बाद धनंजय जी के साथ, कि आने वाला जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई 28 तारीख को होगी उसमें बुरी तरीके से चुनाव आयोग फंसेगा? क्योंकि ये जो वक्त मिला है, विपक्ष ने भी, याचिकाकर्ताओं ने भी बड़ी तैयारी की है। उनके पास वीडियो से लेकर ऑडियो से लेकर हर तरह के प्रूफ्स भी अब है सामने, जो पत्रकारों के जरिए या खुद उनके जरिए जो सामने आए हैं। और ऐसे में टीडीपी ने भी जो टांग अड़ाई है, जिस तरह से खुलकर वो सामने आई है, तो पूरे देश में कराना भी उसके लिए अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी मेरे ख्याल से 28 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में ये विषय आएगा तो सबसे बड़ी चुनौती तो सुप्रीम कोर्ट को खुद होगी, उसकी विश्वसनीयता पर होगी कि क्या चुनाव आयोग इस तरह का काम कर सकता है। ये देखिए, सीधी सीधी बात है। मुझे 3 महीना पहले दांत में दर्द हुआ था, तो सबको पता है दांत में दर्द होता है तो आपको जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, रूट कैनाल करवाना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि रूट कैनाल तो करवाना है, लेकिन क्या रूट कैनाल मेरा ड्राइवर करेगा या मेरा डेंटिस्ट करेगा? सवाल ये उठता है कि क्या मैं अपने ड्राइवर से अपना रूट कैनाल करवाऊं या मैं अपने डेंटिस्ट से करवाऊं। अगर मैं ड्राइवर से अपना रूट कैनाल करवा लिया तो फिर डेंटिस्ट क्या करेगा? डेंटिस्ट आके मेरे घर में मेरी गाड़ी चलाएगा थोड़े। तो SIR नाम की जो चीज है, ये अगर रिवीजन है तो इसमें वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। दूसरी बात ये
कि अगर ये नागरिकता चेक करने की बात है तो चुनाव आयोग का काम नागरिकता चेक करना नहीं है, नागरिकता चेक करने का काम है तो कोई दूसरा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ये खुद उसकी विश्वसनीयता पर चुनौती आने वाली है। उसको खुद ये सोचना है कि इस एक्सरसाइज को, क्योंकि भाजपा पूरी तरह से कोशिश करेगी कि देखिए भैया गलत था या सही था, पूरा तो कर लिया हमने, देखिए हमने पूरा कर दिया। बिहार में 7 करोड़ मतदाता थे, हमने 99.9% मतदाताओं को इसमें शामिल कर लिया, तो कोई छूटा ही नहीं। सवाल ये नहीं है कि कोई छूटा या नहीं छूटा, सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग इस तरह का काम कर सकता है। संवैधानिक रूप से चुनाव आयोग को यह करने का हक नहीं है, और भारत में सुप्रीम कोर्ट को धारा 142 के अंतर्गत किसी भी विषय पर बीच में प्रवेश करके, बीच में दखल करके किसी भी तरह का निर्णय देने का अधिकार भी है। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल आने वाला है कि ये जो पूरा का पूरा बेसिर पैर का ये जो अभियान इन्होंने चलाया है, ये अभियान अगर सही भी चला होता है, 1 मिनट के लिए, अभी तो हेमंत जी बता रहे हैं और धनंजय जी बता रहे हैं कि इसमें बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है। मेरा सवाल एक और है, आप मान लीजिए इसमें फर्जीवाड़ा नहीं भी हुआ है, तो क्या मेरा दांत का ट्रीटमेंट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट ड्राइवर कर सकता है क्या? वो अच्छा भी करे तो आप नहीं करवा सकते ना, आपको ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो चुनाव आयोग का काम किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से, क्योंकि ये नहीं है कि भारत में किसी का वोटर वेरिफिकेशन करे, ये अगर रिवीजन है, आपकी इंटेंसिव रिवीजन हो या अनइंटेंसिव रिवीजन हो, रिवीजन का मतलब आपको खुद करना पड़ता है। भाजपा के साथ दिक्कत ये आ गई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसको समझ में आ गया कि इस देश के 140 में से 115 करोड़ लोग उसको वोट नहीं डालते हैं। अब क्योंकि वो लोकप्रिय नहीं रही है, अब वो उसके पास इस तरह का बहुमत नहीं है कि वो दादागिरी करे और किसान कानून ले आए। तो अब क्योंकि रंगदार खुद ही लंगड़ा हो गया है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकता, रंगदारी का शौक अभी तक गया नहीं है, तो उसने किसी दूसरे रंगदार को कहा कि मेरे बदले तुम रंगदारी कर लो और उसका हिस्सा मुझे दे दो। तो केचुआ को इन्होंने ना रंगदारी आउटसोर्स करके रखी हुई है कि मेरे बदले, क्योंकि मैं तो अब नहीं कर सकता, मैं तो लंगड़ा हो गया हूं, अब मैं लंगड़ा हो गया तो मैं रंगदारी नहीं कर सकता, तो मैंने किसी दूसरे रंगदार को पकड़ा, केचुआ को पकड़ा कि मेरे बदले तुम रंगदारी कर लो और इसको उसका हिस्सा मुझे दे दो। क्योंकि वो अगर हिस्सा नहीं मिलेगा तो भाजपा जिस तरह से अलोकप्रिय होते जा रही है, हमें पता है, इन्होंने ये जरीमैंडरिंग की कोशिश महाराष्ट्र में भी की, हरियाणा में भी की, यहाँ तक कि नई दिल्ली में की। दिल्ली में दुनिया भर, भारत भर में पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, क्या कहते हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे में दिल्ली में, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 40,000 वोटर घट कैसे जाएंगे? जहां पर जनसंख्या बढ़ रही है, आप दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, हर चीज आपका विकास हो रहा है, आप अमृत काल में जी रहे हैं, हर चीज का अगर विकास हो रहा है, तो एक वोटर क्षेत्र में, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में वोटरों की संख्या घट कैसे जाएगी? इसका मतलब ये है कि भाजपा ये जरीमैंडरिंग करना चाहती है, चुनाव क्षेत्र में वो धांधली करना चाहती है, लेकिन वो धांधली क्योंकि वो खुद नहीं कर सकती है, उसके पास बहुमत नहीं है, उसको कोई दूसरा रंगदार को इसको आउटसोर्स करना था, इसलिए केचुआ को दिया कि तुम मेरे बदले ये काम तुम कर। बिल्कुल, आपने सही कहा, और वो बहुत बेहतरीन तरीके से वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। और हर बार नए चुनाव आयोग आकर, आयुक्त जो है वो आकर नया तरीका जो है वो अपनाते हैं, और नए तरीके से फिर वो बताते हैं कि कैसे, कहाँ, किस तरह से बीजेपी को जो है वो चुनाव जिताया जाए। धनंजय जी, आपसे मैं जानना चाह रही हूँ कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। हेमंत जी, क्या आप ऐड करना चाह रहे हैं कुछ? जी, एक लाइन में जोड़ना चाह रहा हूँ। मेरी मान्यता है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि चुनाव आयोग को तत्काल इस काम को रोक करके बिहार इलेक्शन से इसको डिलिंक करना चाहिए। आप अपना सर्वे जैसे करवाना हो, और मतदाताओं को आप तत्काल वो ये आधार, राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड ये लगाने का उनको अधिकार दीजिए, और इसको इलेक्शन से डिलिंक कीजिए। इसको, ये इलेक्शन से लिंक करने का कोई काम, इसका मतलब नहीं है। आप चुनाव करवाइए, जो 25 के जनवरी महीने में जो आपने इलेक्टोरल जो पब्लिश किया है उसके आधार पर, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इस पर गौर करना चाहिए। ये दूसरा फर्जीवाड़े को रोकने का और कोई उपाय मुझे नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात आपने कही है। धनंजय जी, लास्ट कमेंट आपका, और इस कमेंट में मैं चाहूंगी कि संक्षेप में आप ये बताएं कि आने वाले मॉनसून सेशन में
कितनी घिरी हुई आपको बीजेपी नजर आ रही है? ऑपरेशन सिंदूर से लेकर एसआईआर, सब पर उनको जवाब देना होगा। क्या हम ये उम्मीद करें, हालांकि किसी को कोई उम्मीद नहीं होगी, कि मोदी जी नेहरू और गांधी को कोसने के अलावा और राहुल गांधी का मजाक उड़ाने के अलावा क्या इन मुद्दों का जवाब देते हुए वो नजर आएंगे? क्योंकि सरकार और सेना दोनों में आप ये देखिए कितना विरोधाभास हमें नजर आ रहा है, और उस पर सोने पे सुहागा एसआईआर, और उसमें टीडीपी भी अब इंडिया के साथ ही नजर आ रही है खड़ी हुई। अनम्यूट कर लें। एक तो हेमंत भाई जो कह रहे हैं कि किस तरीके से होना चाहिए, और जो सिद्धार्थ भाई ने उदाहरण दिया, देखिए कंपाउंडर से ही करा दीजिए रूट कैनाल, लेकिन बताइए ना कि कंपाउंडर करेगा रूट कैनाल। आप तो कह रहे हैं कि आपके जो डेंटिस्ट जो है, दुनिया के माने हुए डेंटिस्ट जो है आपका इलाज करेंगे, और वहां पता चलता है कि कंपाउंडर भी नहीं है, कोई और है जो कर रहा है। ये चिंता का विषय है। आप जो कह रहे हैं वो करवाइए, कोई आपत्ति नहीं, सुप्रीम कोर्ट देख रही है। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं जो आपने कहा था। सबसे बड़ी गड़बड़ी यही है। जो अजीत अंजुम जो दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं, जो दैनिक भास्कर के 100 पत्रकार लगे हुए हैं वो वही दिखा रहे हैं, जो गांव-गांव से वीडियो जा रहे हैं वो यही बता रहे हैं, जो दूसरे अखबारों के दूसरे छोटे-छोटे चैनलों के लोग बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं, कि जो लोग कह रहे हैं कि भैया हमने फॉर्म भरा नहीं और मेरे मोबाइल पे आ गया कि धन्यवाद आपने फॉर्म भर दिया है। तो वो जो बीएलओ भर रहे हैं, खुद से भर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, वो तमाम चीजें हो रही है कि पहले कहते हैं ना कि बीएलओ ही करेगा, ये गहन नहीं है। ये आपने गहन क्यों कहा? आपने आईसीयू में भर्ती करवा दिया, और आईसीयू में वो कह रहे हैं कि नर्स ही इलाज करेगी, डॉक्टर साहब की जरूरत नहीं है, नर्स इलाज कर देगी, टेंशन में मत आइए आप। तो ये गड़बड़ है। और इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो 21 तारीख के बाद हलफनामा जब देंगे 21 तारीख को, और 28 तारीख को सुनवाई होगी, अब जज साहब क्या सवाल करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अब तक जो जज साहब ने सवाल किए थे मुझे सवाल ठीक लगे कि जज साहब सही में सवाल कर रहे हैं। लेकिन अब संवैधानिक संस्था है। देखिए एक और क्या प्रॉब्लम होती है, एक निर्लज आदमी होता है और एक लाज वाला आदमी होता है, जिसको लगता है कि नहीं लोग लाज रहनी चाहिए। निर्लज आदमी जो होता है वो अथेथराई करता है, और जो लाज वाला आदमी होता है वो स्पेस देता है कि आप अपने चेहरे को ढक लो, आप कह लो कि हाँ सर ये आंख नीचे कर दो, कम से कम नहीं कुछ कर सकते तो आंख ही झुका लो, ताकि समझ में आ जाए कि हाँ यार बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन निर्लज आदमी क्या करता है, एक उदाहरण देता हूँ। अभी एक वीडियो में देख रहा था, उसमें उत्तर प्रदेश का, उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति को एक पुलिस वाला जो है, ठीक ठाक बुजुर्ग व्यक्ति को, ऐसा भी नहीं कि वो फुटपाथ पे भीख मांग रहा व्यक्ति था, ठीक ठाक व्यक्ति को वो जो है धक्का दे देता है और बुजुर्ग आदमी गिर जाते हैं पूरी तरह से सर के बल। उसमें कमेंट एक ने लिखा है कि ये मुलायम सिंह का जो बेटा है ना अखिलेश यादव, उसके द्वारा नियुक्त किया हुआ पुलिस वाला है, इसके पास इसलिए संस्कार नहीं है। मुलायम सिंह का जो अपमान कर सकता है अखिलेश यादव, उसकी पुलिस कैसे बुजुर्ग व्यक्ति का सम्मान करेगी? अब इसके बाद क्या बोलिएगा? कुछ बचता है आपके पास बोलने के लिए? तो ये निर्लज लोगों का जमावड़ा है। निर्लज लोग सब सड़क, जिसे कहते हैं ना, हमारे गांव में कहते हैं कि बरसात के समय कीड़े मकोड़े सब ऊपर आ जाते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, सावन में साग नहीं खाना चाहिए क्योंकि पत्ते पे कीड़े आ जाते हैं। तो ये वही समय कल चल रहा है, ये अमृत काल नहीं है, ये वो काल चल रहा है जिसमें सारे कीड़े छुछुंदर सब जो दबे होते हैं बाकी 12-11 महीना वो निकल के आ गए हैं, और वो सारी निर्लजता की हदें तोड़ दे करके जा रहे हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट 28 तारीख को क्या करेगी ये कहना, या मोदी जी वहां जाकर के क्या बोलेंगे, या संसद शुरू हो रही है, मॉनसून सत्र हो रहा है, उसमें क्या आएगा, कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब सामने है। अब तक इतने 11 साल से संसद चल रही है ना, साल में 3 बार संसद चलती है, किस तरीके का हम लोगों ने देखा संसद को, कुछ छुपा हुआ है, सब सबके सामने है। जिसको नहीं दिखता है उसका कुछ नहीं किया जा सकता, उसको सूरदास भी नहीं कहा जा सकता। हमारे गांव में जिसको आंख नहीं होती सूरदास कहते हैं, लेकिन दृष्टि होनी चाहिए, आंतरिक दृष्टि। जिसके पास ना बाहर की दृष्टि है ना अंदर की दृष्टि है, थेथरलॉजी है, उसको क्या कहा जाए? उसको कहा जाए, हमारे यहाँ गाँव में और कहावत है, मार बिना अनेरा कहते हैं, कि ये मार बिना अनेरा हो गया। तो देखिए क्या होता है, देखिए हम भी तमाशबीन बने हुए हैं। जी बिल्कुल। तो आने वाली 21 तारीख दो लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, उसके साथ साथ चुनाव आयोग को अब बताना भी है सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि वो इन डॉक्यूमेंट्स को शामिल करने जा रहा है या नहीं, और क्यों नहीं करने जा रहा है। और फिर उसके बाद 28 तारीख, और उसके बाद ये पता चलेगा कि बिहार में आखिर क्या होने जा रहा है। ये जल्दबाजी में या जिस तरह से आनन फानन में सब कुछ करने की, एक रिकॉर्ड बनाने की जो एक नाकाम कोशिश की जा रही है, वो कितनी कामयाब हो पाती है, ये देखना महत्वपूर्ण
पूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, हेमंत जी आपका, धनंजय जी आपका और सिद्धार्थ जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।